नमस्कार, सेंटर फॉर एम्बिशन में फिर एक बार आपका स्वागत है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि वर्ल्ड मैपिंग की एक सीरीज़ है जिसमें हम आज मैपिंग करेंगे वेनेजुएला की। और आपने देखा ही होगा कि वेनेजुएला में कुछ दिन पहले भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, जिसे हम डबलेट अर्थक्वेक भी कहते हैं और डबलेट अर्थक्वेक्स के नाम से भी जाना जा रहा है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, ये विषय आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वेनेजुएला की जो मैपिंग है, जो टॉपिक है, ये विषय आपके 3 जगह 3 परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप जीएस 1 में अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी में अर्थक्वेक क्या होता है, ये आप से पूछा जा सकता है। डबलेट अर्थक्वेक क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। और जो बेल्ट है, और यही आपने देखा होगा कि पैसिफिक ओशन की जो रिंग ऑफ फायर जो रीजन है, उसमें ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। तो ये विषय आपकी फिजिकल ज्योग्राफी के लिए महत्वपूर्ण हो गया। और दूसरा आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में पिछले 5 महीने पहले जिस प्रकार से अमेरिका ने वेनेजुएला पर कार्रवाई की और वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और वेनेजुएला की राजधानी काराकस से किडनैप करके ले जाया गया और वो आज वर्तमान में न्यूयॉर्क की जेल में है। ये भी विषय आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो वर्ल्ड मैपिंग होती है, यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछता है प्लेसेस इज न्यूज़ में करके, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आज हम वेनेजुएला की मैपिंग करेंगे कि वेनेजुएला कहाँ है, विश्व के मानचित्र पर वेनेजुएला कहाँ है, वेनेजुएला के आसपास कौन से कंट्री हैं, वेनेजुएला इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और हम ये भी समझेंगे थोड़ा सा कि अमेरिका की निगाह वेनेजुएला पे क्यों बनी हुई है। और थोड़ा सा ये सारे एस्पेक्ट्स हम इस मैपिंग के थ्रू समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, यूपीएससी 2026-27 वर्ल्ड मैपिंग साउथ अमेरिका वेनेजुएला। तो शुरू करते हैं, आइए। पहले हम देखते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप में हम ये देखेंगे कि हमारे भारत से वेनेजुएला की स्थिति, वेनेजुएला कहाँ लोकेटेड है। तो आप ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और भारत से आप अगर वेस्ट की साइड जाएंगे तो आपको दिखेगा साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में एक देश है, साउथ अमेरिका के नॉर्थ में एक देश है वेनेजुएला। तो आपको यहाँ विश्व मानचित्र पर साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, और साउथ अमेरिका के नॉर्थ में एक देश है वेनेजुएला, जिसकी राजधानी है काराकस। और काराकस जो राजधानी है वो कैरिबियन सी के तट पर है। ये मैंने आपका साउथ अमेरिका का मैप देखा है, आपके सामने है साउथ अमेरिका का मैप। इसमें आप देखिए कि पहले हम देखेंगे कि वेनेजुएला जो कंट्री है, जो कि साउथ अमेरिका के नॉर्थ में है, उसकी बाउंड्री कितने कितने देशों से लग रही है। तो पहले हम वो देख लेते हैं। ये देखिए कि पहले आपको देखिए, ये आपका वेनेजुएला है, ये आपका वेनेजुएला है और इसकी सीमा 3 देशों से लगती है। पहला है कोलंबिया, दूसरा है ब्राज़ील और तीसरा है गुयाना। को ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए। पनामा जो देश है, आपसे पूछ सकता है कि आपको पूछे कि वेनेजुएला की कैपिटल में मैंने बताया कि कोलंबिया और ब्राज़ील और गुयाना से इसकी बाउंड्री लगती है, तो उसमें पनामा भी दे सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पनामा जो कंट्री है उसकी सीमा वेनेजुएला से नहीं लगती है, ठीक है। ये वेनेजुएला, और वेनेजुएला आपका सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा आप। वेनेजुएला सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे आइए, आपसे ये भी पूछ सकता है आगे कि जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, वो जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, क्या वो भूमध्य रेखा वेनेजुएला से पास हो रही है? तो वेनेजुएला से वो पास नहीं हो रही है, वो पास हो रही है आपका इक्वाडोर, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील,
से पास हो रही है। अब ध्यान रखिएगा कि जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, वो 3 देशों से पास हो रही है। पहला है कोलंबिया, दूसरा है इक्वाडोर और थर्ड है ब्राज़ील। ये भी नोट कर लीजिए आप, आपसे पूछ सकता है कि भूमध्य रेखा कितने देशों को पास करती है, तो क्या उसमें वेनेजुएला टच होता है? तो वेनेजुएला टच नहीं होता है। जो पनामा देश है उसकी बाउंड्री वेनेजुएला से टच होती है? तो नहीं होती है। ये यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़िए। अब वेनेजुएला की मैपिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि वेनेजुएला जो देश है वो वहाँ पर जो आर्थिक संसाधन है, जो ऊर्जा संसाधन है, वो प्रचुर मात्रा में है। यानी एनर्जी रिच कंट्री है वेनेजुएला। लेकिन वेनेजुएला की जो सरकार है वो उसका फेलियर है, उसकी असफलता है कि इतने आर्थिक संसाधनों के होने के बावजूद भी वो उन आर्थिक संसाधनों का यूज़ नहीं कर पाई। वहाँ पर प्रचुर मात्रा में रेयर अर्थ एलिमेंट्स, निकेल, जिंक, आपका क्रूड ऑयल प्रचुर मात्रा में है। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि विश्व में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ऑयल रिजर्व हैं वो वेनेजुएला में ही है। यानी वर्ल्ड के नंबर 1 ऑयल रिजर्व कहाँ है? वो है आपके वेनेजुएला में। आपके जो वेनेजुएला देश है ये आपके वेनेजुएला में है। आप देखिए कि तीन चीज आप समझ लीजिए कि एक होता है ऑयल रिजर्व, एक होता है ऑयल रिजर्व। आप देख लीजिए, मैं बताता हूं आपको। आप 3 चीज बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। एक होता है ऑयल रिजर्व, एक होता है प्रोडक्शन और एक तीसरा होता है एक्सपोर्ट। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल के जो रिजर्व है वो वेनेजुएला में है। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करता है पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल का वो करता है अमेरिका। और सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट करता है वो करता है आपका सऊदी अरेबिया। यानी रिजर्व, आपका प्रोडक्शन और आपका एक्सपोर्ट। अब आप देखिए, मैंने बताया कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? अमेरिका करता है। लेकिन अमेरिका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है क्रूड ऑयल का, और उसी क्रूड ऑयल का वो यूज अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने में, अपनी पावर को बढ़ाने में, अपने को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है। क्योंकि उस क्रूड ऑयल का वो प्रयोग अपने आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने में लगा हुआ है। अब आगे देखिए, आपने समझ लिया। और मैं भी यही बताऊंगा कि जो ऑयल रिजर्व है वो वेनेजुएला के किस क्षेत्र में है। जैसे एक लेक है वहाँ पर, लेक माराकाइबो, और एक नदी है ओरिनोको। अभी हम उस पर चर्चा करेंगे कि इस बेल्ट पर सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल के रिजर्व है। आगे आइए। अब आप देखेंगे, पहले आप ये देख लीजिए, मैंने बताया था आपको कि वेनेजुएला जो है वो लिखा हुआ है, देखिए आप, वेनेजुएला इज सिचुएटेड एट द नॉर्थर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका। यानी साउथ अमेरिका के नॉर्थ में कौन है? वेनेजुएला है। फिर आप देखिए, कैपिटल इसकी काराकस है। ये काराकस कैपिटल वेनेजुएला के जो आपका आपका नॉर्थ जो रीजन है, कोस्टल रीजन, वहाँ पर है। और यहीं से 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने कार्रवाई की और यहाँ के जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप किया, और आज वो आपकी न्यूयॉर्क की जेल में है। मैंने बताया कि इट इज बॉर्डर्ड बाय द गुयाना टू द ईस्ट, यानी ईस्ट में गुयाना है, ब्राजील टू द साउथ, यानी ब्राजील साउथ में है, और कोलंबिया टू द साउथ वेस्ट एंड वेस्ट। और फिर आपको ये भी एक पॉइंट नोट कर लेना है कि जो इक्वेटर है वो आपका जो इक्वेटर, जो भूमध्य रेखा है, वो वेनेजुएला से पास नहीं होती है, वो आपका इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से पास होती है। ठीक है। पॉपुलेशन आप देख लीजिए, 28 मिलियन। आप लैंग्वेज स्पेनिश है, और करेंसी इसकी वेनेजुएलियन बोलीवर है। मैंने बताया आपको, इट इज बॉर्डर्ड बाय गुयाना टू ईस्ट, ब्राजील
टू द साउथ एंड कोलंबिया टू द साउथ वेस्ट एंड वेस्ट। अब आप एक चीज और देखिए, ये तो मैंने बताया कि जो लैंड बॉडी है वो 3 देशों लगती है। अब आपसे यही पूछ सकता है कि इसकी जो वाटर बॉडी है वो किस किस महासागर से टच होती है। तो आप देखिएगा कि जो आपका जो देश है वेनेजुएला, ये आपका देश है वेनेजुएला, ये वेनेजुएला, ये जो टच करता है ये आपका कैरिबियन सी और आपका अटलांटिक ओशन। ठीक है, कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन से इसकी बाउंड्री टच होती है, यानी जो सागर है वो कैरिबियन सी टच करता है और आपका अटलांटिक ओशन टच करता है। और अटलांटिक ओशन में भी आप कह सकते हैं कि ठीक है, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि पैसिफिक ओशन इसको टच नहीं करता है, क्योंकि पैसिफिक ओशन इसलिए टच नहीं करता है क्योंकि बीच में पनामा आ रहा है और इधर देखिए कोलंबिया आ रहा है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन की जो बाउंड्री, पैसिफिक ओशन वेनेजुएला को टच नहीं करता, कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन उसको टच करता है। ठीक है, अब आप ये भी समझिए, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कुछ देश हैं जो कि कैरिबियन सी में हैं, जैसे आप ध्यान रखिएगा ट्रिनिडाद टोबैगो, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। और काराकस कैपिटल आप देख लीजिए कैरिबियन सी में है। ठीक है, जरा कैरिबियन सी, ये जमैका है, ये हेती है, ये डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो हमने देख लिया। अब देखिए आगे आइए, अब ये भी देख लीजिए कि विश्व की जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, वो वेनेजुएला के वेस्ट में, यानी अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो नीचे से अगर हम देखें तो चिली, अर्जेंटीना, अभी मैं पेन कर लेता हूं। आप देखिए जो विश्व की लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, वो चिली, अर्जेंटीना, आपका बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर और बोलिविया, सॉरी कोलंबिया और ये आपके वेनेजुएला के वेस्ट तक जाती है, यानी चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के वेस्ट तक जाती है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, यानी 7 कंट्रीज, 7 देश ऐसे हैं जहां पर एंडीज जो माउंटेन रेंज है वो कवर करती है। और इसमें एक देश है वेनेजुएला, यानी वेनेजुएला के वेस्ट तक भी ये पर्वत श्रृंखला जाती है। समझ में आया आपको? अब हम देखते हैं कि जो क्रूड ऑयल है, जो क्रूड ऑयल बेल्ट है, वो वेनेजुएला किस पार्ट में है। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, ये लेक, जो लेक है ये लेक मराकाइबो है, लेक मराकाइबो। एक यहाँ पर आपके कच्चे तेल की बेल्ट है, और जो आपकी जो रिवर है, ये आपकी जो रिवर है ये वाली, ये वाली रिवर है, और इसकी सहायक नदी ये है कोरोनी। ठीक है, यानी वेनेजुएला का 70% क्रूड ऑयल बेल्ट का जो क्षेत्र है, वो आसपास जो क्षेत्र है वो है, जो रिवर है ओरिनिको रिवर, इसके आसपास है। और दूसरा जो क्रूड ऑयल का क्षेत्र है वो है लेक माराकाइबो। तो यानी ओरिनिको करीब 70% और बाकी का जो क्रूड ऑयल है वो आपका लेक माराकाइबो। ठीक है, यानी 2 रीजन ऐसे हैं वेनेजुएला में, लेक माराकाइबो और एक ओरिनिको, यहाँ पर कच्चे तेल का प्रचुर मात्रा में रिजर्व है। विश्व का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व कहाँ है? वेनेजुएला। ठीक है, सबसे ज्यादा कच्चे तेल का प्रोडक्शन कौन करता है? वो है अमेरिका। और कच्चे तेल का सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट कौन करता है? वो करता है सऊदी अरेबिया। रिजर्व में आपका वेनेजुएला। यहीं पर जो आपकी रिवर है कोरोनी रिवर कोरोनी, यहीं पर आपका एक एंजल, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात, वो कहां पर है? आपकी ओरिनोको की सहायक नदी कोरोनी रिवर है, जो ओरिनोको की ट्राइब्यूटरी रिवर जो है कोरोनी रिवर,
वहाँ पर स्थित है, वहाँ पर लोकेटेड है एंजिल जलप्रपात, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिएगा, मैं बताऊं आपको एक चीज, यहाँ आइए आप, ये जो आपका ये हो गया लेक मराकाइबो, और ये है आपकी गल्फ ऑफ वेनेजुएला, गल्फ ऑफ वेनेजुएला, ये गल्फ ऑफ वेनेजुएला है और ये लेक मराकाइबो है। और इसके बीच में, यानी अब मैं आपको दिखाऊं, इसके बीच में ये जो है, ये एक स्टेट है। स्टेट आप पूछ सकता है आपसे कि लेक मराकाइबो और गल्फ ऑफ वेनेजुएला के बीच में एक स्टेट है, स्टेट ऑफ तबला जाओ, स्टेट ऑफ तबला जाओ, ये यहाँ पर लोकेटेड है। ये हो गया गल्फ ऑफ वेनेजुएला और ये हो गया लेक ऑफ मराकाइबो। तो इसके बीच में एक स्टेट है, स्टेट ऑफ तबला जाओ, ये आपको ये पूछ सकता है आपसे। और गल्फ ऑफ वेनेजुएला जो कनेक्टेड है वो आपका कैरेबियन सी से कनेक्टेड है, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपकी काराकस कैपिटल है, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। एक चीज और आप समझ लीजिए, वो आपके लिए जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मैं आपको देश बताऊं, जैसे ये हो गया आपका वेनेजुएला हो गया, ये आपका वेनेजुएला हो गया, ध्यान से समझिएगा मैं आपको जो बताना जा रहा हूं। और इसके बगल में ही एक देश है गुयाना। तो इसमें एक रिवर आती है, रिवर एसाकीबो। जो रिवर है एसाकीबो, वेनेजुएला ये कहता है कि वेनेजुएला ये कहता है कि गुयाना में जो रिवर बह रही है एसाकीबो, वो एसाकीबो तक वेनेजुएला का क्षेत्र है। यानी वेनेजुएला का ये कहता है कि एसाकीबो डिस्प्यूट है, किसके बीच में डिस्प्यूट है? गुयाना और वेनेजुएला के बीच में। और जो एसाकीबो रिवर है उसको वेनेजुएला कहता है कि यहाँ तक हमारा क्षेत्र, यानी यहाँ तक हमारी बाउंड्री है। क्यों बाउंड्री है? ऐसा क्यों बोल रहा है? ये इसलिए बोल रहा है कि जो गुयाना जो देश है उसके 200 नॉटिकल मील, जो आप जानते ही हैं UNCLS के अकॉर्डिंग किसी देश के सीमा 200 नॉटिकल मील तक जो होती है, उसका उस बाउंड्री तक जो भी अगर सी से मिलता है, जो भी अगर वहाँ पर अगर कच्चा तेल मिल रहा है, कुछ चीज़ें मिल रही हैं, कुछ मिनरल्स मिल रहे हैं, तो वो उस देश के होते हैं। और यहीं पर अभी गुयाना को एसाकीबो के पास कच्चे तेल के भंडार मिले हैं। तो वेनेजुएला की भूख है ना, वो शांत नहीं हो रही है। वेनेजुएला के पास पूरे विश्व के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व हैं, लेकिन वो अब उसके पड़ोसी देश एसाकीबो जो रिवर है, जो क्षेत्र है, उसको भी अपना बताता है कि भाई ये मेरा रिवर है, ये मेरी रिवर है और यहाँ तक क्षेत्र मेरा है। जैसे आप देखते हैं चाइना 9 डैश लाइन के आधार पर आसपास के देशों के जो आर्थिक जो उनके अधिकार हैं उनको वायलेट करता है। वो UNCLS को मानता ही नहीं, उसके रूल्स को फॉलो करता ही नहीं चाइना। तो इसी प्रकार से आप बस इतना ध्यान रखिए कि एसाकीबो अगर पूछ लिया जाए कि एसाकीबो डिस्प्यूट किन दो देशों के बीच में है, तो आपको ध्यान रखना है गुयाना और वेनेजुएला, ठीक है। जो वेनेजुएला है वो ओपेक एक संगठन है, उसका फाउंडर मेंबर है ओपेक। ये जो ओपेक है इसकी फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी जो देश क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम का जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो करते हैं पूरे विश्व में, उन देशों का एक संगठन है। ऐसे ही एक ओपेक प्लस भी है। ओपेक का फाउंडर मेंबर है वेनेजुएला। ये बना था 1960 में बगदाद में। तो आपसे पूछ सकता है कि वेनेजुएला ओपेक का फाउंडर मेंबर है या नहीं, तो हाँ फाउंडर मेंबर है, और ओपेक 1960 में बना था। इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे ओपेक के बारे में। अब ओपेक क्या है? ओपेक आप पूछेंगे ओपेक क्या है, क्यों बना? ओपेक क्या है? ओपेक एक जो तेल उत्पादक देश है, तेल उत्पादक देश यानी ऑयल प्रोड्यूसर जो कंट्री है और जो ऑयल खरीदते हैं, उनके बीच में एक कार्टेल है, एक पर्दा है। और ओपेक पूरे वर्ल्ड में डिमांड के हिसाब से
डिमांड के हिसाब से सप्लाई करता है, और डिमांड के हिसाब से, सप्लाई के हिसाब से वो क्रूड ऑयल के रेट ऊपर नीचे करता है। मतलब वो ये चाहता है कि एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन बनी रहे, यानी डिमांड बनी रहे। डिमांड बनी रहेगी तो क्रूड ऑयल के जो रेट हैं वो अपने हिसाब से मैनेज कर पाएगा ओपेक। तो ओपेक क्या है कि एक कार्टेल है, ठीक है। ऐसे ही ओपेक प्लस है, इसके बारे में चर्चा हम विस्तृत बाद में करेंगे, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, मैंने बता दी आपको वेनेजुएला की, मैंने मैपिंग बता दी आपको, तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए वेनेजुएला के बारे में।